यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का भूगोल का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। दोस्तों संसाधन एवं विकास से सबसे पहली बात आती है कि संसाधन कहते किसे हैं। तो प्रकृति में उपस्थित वे संपूर्ण वस्तु जो किसी न किसी तरह से मानव या मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? तो जो मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तु होता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला संसाधन होता है मानव संसाधन और दूसरा प्राकृतिक संसाधन। बात करें दोस्तों प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इन सबको मिला के एक बनता है जिसे बोलते हैं भौतिकी पर्यावरण। देखिए भौतिक पर्यावरण, ये भौतिक पर्यावरण की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मनुष्य के द्वारा जितनी भी पर्यावरण मनुष्य या प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है उस संपूर्ण को क्या कहते हैं? भौतिक पर्यावरण कहते हैं। और जो पर्यावरण मनुष्य के द्वारा बनाया कह सकते हैं, कोई भी चीज़ एक संस्था या स्ट्रक्चर के द्वारा ही क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं क्या कि जो संसाधन होता है वो गॉड गिफ्ट होता है, मतलब प्रकृति के द्वारा दिया हुआ उपहार है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है क्या कि जो पर्यावरण है ये जो भी हमारे संसाधन है वो संसाधन होते क्या हैं? तो मनुष्य के कार्यों के परिणाम होते हैं। आप कह सकते हैं जो मनुष्य काम करता है उसी के क्या होते हैं? परिणाम होते हैं क्या? संसाधन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है कि संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? तो कह सकते हैं संसाधन को निम्न आधार पर, मतलब अलग अलग आधारों पे अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो कह सकते हैं मुख्य रूप से संसाधन को कितने प्रकार से बांटा जाता है? तो 4 प्रकार से बांटा जाता है। तो संसाधन को सबसे पहले कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग कौन सा होता है? सबसे पहला भाग कौन सा होता है? तो पहला भाग की बात करें दोस्तों तो इसमें आता है सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं जब मतलब कोई संसाधन हमें प्राप्त होता है उस आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भागों में होते हैं? तो 2 भागों में होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन? तो सबसे पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। यहाँ जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जिनमें क्या होते हैं? जीव पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जैव संसाधन कहा जाता है। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जिसमें जीव नहीं पाए जाते उन्हें क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन के अंतर्गत दोस्तों बात करते हैं क्या आते हैं? तो वन्य जीव हो गए, मनुष्य हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अजैव संसाधन तो जिनमें जीव न पाया जाए, जैसे कोयला हुआ, खनिज तेल हुए, पेट्रोलियम हुए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। बात आती है दूसरा संसाधन किसके आधार पर बांटते हैं? तो साम्यता के आधार पर बांटते हैं। दोस्तों दूसरा संसाधन जो बढ़ता है वो किसके आधार पर बढ़ता है? तो दूसरा संसाधन जो दूसरा भाग होता है वो किसके आधार पर बांटते हैं हम? साम्यता के आधार, साम्यता के आधार पर। साम्यता का मतलब दोस्तों होता है क्या कि उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन होता है ना, इसको उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला होता है दोस्तों नवीनीकरण योग्य संसाधन। कितने भागों में बांटते हैं? 2। पहला होता है नवीनीकरण योग्य और दूसरा होता है अनवीनीकरण योग्य। नवीनीकरण योग्य संसाधन होता है जो दोस्तों क्या होता है? तो वे संसाधन जो मतलब एक रूप में तो चलते हैं, हमें जो मिलते हैं एक रूप में मिलते हैं, लेकिन तकनीकी के द्वारा या प्रौद्योगिकी के द्वारा इसका रूप हम क्या करते हैं? परिवर्तित करके अलग रूप में हम इसको क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे बात करें कि पवन ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा जो मिलती है हमें ना, तो पवन ऊर्जा जैसे चलती है तो हम क्या करते हैं? तकनीकी के द्वारा
पवन चक्की लगा देते हैं या पवन पंख लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, इसे हम इलेक्ट्रिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कह सकते हैं जल ऊर्जा हो गई, या बात करें जल ऊर्जा या सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, तो ये नवीनीकरण योग्य संसाधन है। बात आती है अनवीनीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो अनवीनीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों, तो वे संसाधन जो क्या हो पृथ्वी के भूगर्भ में, जो अनवीनीकरण संसाधन है ना, ये पृथ्वी के भूगर्भ में कई लाखों वर्ष के पश्चात प्राप्त होता है। मतलब कह सकते इसे बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं, उसके बाद हमें क्या होता है, यह संसाधन मिलता है। और बात करें अनवीनीकरण योग्य संसाधन को, तो कितने भागों में होते हैं, तो ये 2 भागों में होते हैं। कौन कौन, तो ये 2 भाग कौन कौन होते हैं, तो एक होता है चक्री और दूसरा होता है अचक्री। एक चक्री संसाधन क्या होता है दोस्तों, तो जैसे कह सकते हैं खनिज जितने भी मिलते हैं ना, ये भी हमारे क्या होते हैं, भूगर्भ से मिलते हैं। तो कहते हैं जितने भी संसाधन भूगर्भ से मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और नवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे बात करें चक्री संसाधन, तो इसमें से जितने भी खनिज तत्व होते हैं, एक कौन संसाधन होते हैं, चक्री संसाधन होते हैं। चक्री का मतलब होता है क्या, इनको एक रूप में है और तथा एक बार प्रयोग करने के बाद इसे दूसरे दोबारा भी क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सोना हो गया ना, इसे एक बार प्रयोग करते हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चांदी हुआ, इसे भी एक बार प्रयोग करने का दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। लोहा हुआ, तो कह सकते हैं ये सब क्या है, ऐसे चक्री संसाधन है जो एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा भी प्रयोग में लिया जा सकता है। दूसरा आता है बात अचक्री संसाधन। अचक्री संसाधन होता क्या है कि इसे एक बार प्रयोग करते हैं फिर दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ से मिलते हैं, तो भूगर्भ से मिलते हैं। और ये जैसे कह सकते हैं पेट्रोलियम हुआ, पेट्रोलियम हो गया, या बात करते हैं अचक्री के अंदर पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, अचक्री संसाधन है। क्योंकि इसे एक बार प्रयोग करने के बाद क्या होता है, मुख्यतः पूर्णतः समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा प्रयोग करने के लायक नहीं होते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे संसाधन पढ़ लिए, और नवीनीकरण योग्य संसाधन और नवीनीकरण योग्य संसाधन। और तीसरा देखिए, दूसरा आधार बांटते थे हम सभ्यता के आधार पे, और बात करते हैं तीसरा आधार पे किसके आधार पे बांटते हैं, तो स्वामित्व के आधार पे होता है। तीसरा संसाधन का वर्गीकरण किसके आधार पे होता है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व ये दोस्तों स्वामित्व के आधार पे जो संसाधन होता है ना, कैसा होता है, तो वे संसाधन जो क्या किया जाता है, मतलब किसी भी व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है। जैसे कैसे ना मालिकाई भोजपुरी में बोलते हैं ना गाँव में, तो इस मतलब स्वामित्व मतलब कैसे, तो उसके मालिक के आधार पे, स्वामी के आधार पे, स्वामी से बना है स्वामित्व। तो स्वामी के आधार पे जो संसाधन होता है इसे कितने भागों में बांटते हैं, तो 4 भागों में बांटते हैं। बात आती है सबसे पहला कौन सा होता है, तो सबसे पहला होता है, सबसे पहला संसाधन इसमें होता है दोस्तों कि व्यक्तिगत संसाधन होता है। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। और व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है कि वे संसाधन जिस पे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे बात करें गांव में जो ज़मीन होती है ना, या जो कृषि की ज़मीन होती है, उस पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, इसलिए क्या होता है व्यक्ति। जो मोटरसाइकिल वगैरह हो गई, ये भी क्या है व्यक्तिगत, मतलब इस पर एक ही आदमी का होगा, दूसरा आदमी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, पूर्णतः एक आदमी का अधिकार होता है, इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और बात करते हैं इसमें दूसरा संसाधन कौन सा होता है, तो दूसरा होता है आपका सामुदायिक संसाधन। ये सामुदायिक संसाधन जो होता है दोस्तों ना, इस पे एक पूरे कम्युनिटी का, एक पूरे समुदाय का क्या होता है, अधिकार होता है। जैसे कह सकते हैं जैसे कब्रिस्तान हो गया, श्मशान हो गया, कब्रिस्तान श्मशान हो गया, या कैसे जो गांव में खलिहान होता है, खलिहान हो गया, या जो गांव का स्कूल होता है, मतलब जो गवर्नमेंटेड होता है, ये क्या होता है पूरे एक समुदाय का होता है। इसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। मतलब कैसे जो गांव में एक गांव का एक निजी खलिहान होता है ना, या खेल के मैदान होते हैं, ये सब क्या होते हैं, तो सामुदायिक संसाधन होते हैं।
कह सकते हैं शहरों में जो पार्क होते हैं, पार्क भी क्या होते हैं, सामुदायिक होते हैं। मतलब इसका कह सकते हैं पूरा कम्युनिटी क्या करता है, उपयोग करता है, पूरा समुदाय इसका उपयोग करता है, इसका कोई एक आदमी उपयोग नहीं करता। तो हर तरह के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। बात आती है तीसरी संसाधन की, तो तीसरा संसाधन अपना होता है राष्ट्रीय संसाधन। ये राष्ट्रीय संसाधन होता है क्या दोस्तों, तो राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो मतलब वे संसाधन जिस पे एक देश के लोगों का पूर्णतः अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पे कि जो रेलगाड़ी होती है वो क्या होते हैं, पूरे राष्ट्र का होता है, मतलब पूरे देश के लोग उस पर क्या करते हैं, क्या अधिकार होता है, पूरे देश का लोग उसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो सड़कें हो गई, या साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वे संसाधन जिस पे केंद्र सरकार का अधिकार होता है, जिस पे क्या होता है, केंद्र सरकार का मतलब कैसे जानते हैं, जिस पे केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होता है, वो क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन हो सकता है। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन में समुद्र सीमा भी आती है। बात करें समुद्र सीमा से लेके, मान चलते हैं समुद्र सीमा किसी देश की होगी ना, मान चलते अपना भारत है, किसी देश में भारत है, इसकी जो समुद्र सीमा हो गई, तो जब समुद्री सीमा होती है तो यहाँ से लेके लगभग 22.2 किलोमीटर, मतलब कह सकते हैं 12 मील की दूरी के तक क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है। यहाँ तक मछुआरे मछली पकड़ने भी जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और अगला संसाधन जो होता है उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वे संसाधन जिस पे विश्व के संपूर्ण देश अपना अधिकार होता है, मतलब हर एक देश इसे क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बात करें इस संसाधन की, तो इसकी पूरी जैसे किसी भी देश का समुद्र सीमा में बात करें, कोई देश है, मान लेते हैं यहाँ पर भारत देश है ना, इससे लेके 200 समुद्री मील, 200 मील की दूरी इस देश के अंतर्गत आएगी। लेकिन जैसे 200 मील की दूरी क्या किया, क्रॉस किया, 200 मील की दूरी है हटा, तो यहाँ से बाद जितनी भी सीमा हो गई, यहाँ मान श्रीलंका हो गया, इसकी बाद जितनी भी बीच की सीमा हो गई, ये सीमा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। और बात करें इस संसाधन पे कब्जा किसका होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पे कब्जा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का इस पर क्या होता है, कब्जा होता है। जैसे बात करें अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन कौन सी है, द6 है, G7 है, G21 है, या बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में जो अधिकार होता है, जो पूरा उसका उपयोग करने का मानक अधिकार होता है, वो किसके पास होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आधार पे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऊपर होता है। नेक्स्ट बात आता है दोस्तों अगला हम संसाधन के बारे में अध्ययन करने वाले, वो संसाधन किसके आधार पर बांटते हैं, तो कह सकते हैं विकास के आधार पे संसाधन। नेक्स्ट संसाधन हम बांटते हैं किसके आधार पे, तो विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं ना, विकास के स्तर के आधार पे होगा, विकास के स्तर पे जो संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं ना, तो कह सकते हैं इस रूप में संसाधनों को 4 भागों में क्या करते हैं, मतलब देखिए इसमें भी 4 भागों में बांटते हैं। बहुत ईजी है, स्टार्टिंग का 2 भागों में और लास्ट का 2 4 भागों में। तो कहते हैं इसको भी कितने भागों में बांटते हैं, तो 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग आता है कौन सा, तो संभावी संसाधन। संभावी संसाधन दोस्तों बात करें संभावी संसाधन क्या होता है, तो वे संसाधन जिस पे क्या करते हैं, ये संभावी संसाधन होता है क्या दोस्तों, तो इस संभावी संसाधन में हर
मतलब जिसकी क्या हो सकती है, अब जिसकी कल्पना की जाती है, जिसकी संभावना किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी न हो पाने के कारण, मतलब इसमें पूरी पूरी तकनीकी नहीं है, तो तकनीकी न हो पाने के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। और जैसे तकनीकी आएगी तो इसका उपयोग अधिक से अधिक कर सकते हैं। जैसे बात करें भारत के कुछ राज्य से, गुजरात हुआ और राजस्थान हुआ। गुजरात और राजस्थान हीट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब गर्मी ज़्यादा होगा तो इनका उपयोग, वहाँ पे सौर ऊर्जा भी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी न हो पाने का इसका उपयोग नहीं होता है। इसलिए इसे किसके अंतर्गत रखते हैं, संभावी के अंतर्गत रखते हैं, मतलब जिसकी संभावना किया जा सकता है। दूसरा आता है विकसित संसाधन। तो क्या होता है विकसित संसाधन, ये जो विकसित संसाधन होता है ना, मतलब इसके बारे पूरा डेवलपमेंट कर चुका है, इसके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। तो कैसे जब इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं तो हम इसका उपयोग भी अधिक से अधिक कर रहे हैं। तो इसका जब उपयोग कर रहे हैं तो इसका इसे क्या किसके अंतर्गत रखते हैं, तो विकसित संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बात करें जल विद्युत ऊर्जा जो हो गई, जल विद्युत है, मतलब कह सकते हैं जल विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत, मतलब जल से विद्युत पैदा किया जाता है, तो इसके बारे में जानकारी है। अधिक से अधिक विद्युत जल से पैदा होती है। जैसे कोयले का उपयोग हो गया, ये क्या है विकसित है, मतलब इसके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट बात आता है, अगला बात आता है किसके आधार पर संसाधन बढ़ते हैं, तो भंडारण जो होता है, तो भंडारण की बात करते हैं। तो भंडारण हमें देखने को, जैसे भंडारण में देखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ की मात्रा अपने पास है, कोई भी चीज़ अपने पास उपस्थित है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। मान चलते इसका तकनीकी के न होने से इसका उपयोग नहीं होता है। मतलब जैसे तकनीकी आई इसका उपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे बात करते हैं कि जो जल है ना, हम जानते हैं जल दो गैस से मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दो गैसों से मिले क्या बना है, जल बना है। तो इसका जैसे उपयोग हम करना चालू कर दें तो धीरे धीरे इन दोनों तत्वों का क्या है, तोड़ दिया जाएगा, और तोड़ने के बाद इसका क्या होगा, उपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे किसके अंतर्गत रखते हैं, भंडारण के अंतर्गत रखते हैं। अगला आता है संचित कोष। इससे बात करें संचित कोष के अंतर्गत, तो उन संसाधनों को रखा जाता है जो क्या करते हैं, मतलब इनके बारे में हमें जानकारियाँ पूरी प्राप्त हैं। ये पूरा इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हैं। जैसे बात करें जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये जो जल विद्युत परियोजना है ना, इसके बारे में हमें पूरी जानकारियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इसको क्या किया जाता है, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इसको संचित करके रख दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पढ़े संसाधन के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें किन किन आधार पे बांटा जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में आगे का भाग कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, और आप जाते रहते वीडियो को लाइक कर